हेलो स्टूडेंट्स, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरमन। ये एक बहुत ही आपकी छोटी सी पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत इंटेंस है। द बॉल पोएम से हमें समझ में नहीं आता कि इसमें ऑथर क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज एक बॉल से कैसे कोई आप मैसेज देना चाहते हैं या क्या आप उसमें समझाना चाहते हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, राइट, वो दैट वी कांट गेस। सो इसलिए इसका जो इंटेंस मीनिंग है वो जानने के लिए इसका पहले हम देखते हैं थीम और टाइटल, राइट। चलिए, द थीम ऑफ द पोएम इज मच डीपर देन इट अपीयर्स टू बी ऑन द सरफेस। इसका जो मैसेज है, जो थीम है, वो बहुत इंटेंस है। द पोएम नरेट्स एन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। पोएम हमें क्या बताना चाह रही है? चाइल्ड के लाइफ में, ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड उसके साथ कोई इंसिडेंस होता है और वो इंसिडेंस उसको क्या सिखाता है लाइफ में। सो व्हेन हिज बॉल इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, राइट, तो वो क्या है इंसिडेंस कि उसकी जो बॉल है वो खो गई है और वो वापस रिट्रीव नहीं हो सकती, यानी कि दोबारा मिल नहीं सकती है। सो यूज द वर्ड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, राइट। द लॉस लीव्स द बॉय ग्रीफ स्ट्रिकन। उसको बहुत दुख होता है कि उसकी जो बॉल है वो उससे खो गई है। खो गई इन द सेंस उसकी लूज हो गई है, एज इट इज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लॉस ऑफ अ पोजीशन। क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी कितना कितना बड़ा होगा बच्चा, 4 5 8 साल का, उसमें ये एक उसके साथ पहला एक्सपीरियंस है जिसमें उसने कुछ अपनी लाइफ में खोया है, राइट। तो अब जब वो बड़ा हो रहा है, अपनी पोजेशन, अपनी चीजों में से कोई एक चीज उसने खोई है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। द पोएट हु हैज विटनेस्ड द एक्सपीरियंस लीव्स द बॉय अलोन। अब ये जो पोएट है, जो देख रहे हैं उसको, बच्चे को, वो उसको अकेला छोड़ देते हैं बच्चे को, इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हिम, बिकॉज उसको मनाते नहीं है जाके कि कोई बात नहीं बेटे और आ जाएगी, वो नहीं, मनाना नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज he wants the boy to learn how to take life in its stride and bear the losses bravely. वो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, उसको कुछ मनाते नहीं है, कंसोल नहीं करते हैं, because he wants कि बच्चा सीखे। बिकॉज हम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वी शुड लर्न कि किस तरीके से कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं। कभी आपकी बहुत प्यारी कोई पेंसिल होगी, वो छूट जाएगी, कोई आपकी बहुत प्यारा पेन होगा, कोई आपका गॉगल्स होंगे, कोई घड़ी होगी, राइट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी दैट यू टेंड टू लूज with time, but you should then learn कि ये जो आपके losses हैं, eventually you need to learn that they will one day go away from you, and still you need to lead your life, right. The poem in fact deals with the philosophy of loss and is based on the, तो इसका जो first theme है, that is philosophy of loss, and is based on the idea that people possess a number of things. हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, some of which get lost sometimes, कभी कभी वो खो जाती हैं, but loss is an inevitable part of life and should not give up on an emotional setback. लॉस हमारा एक पार्ट है लाइफ का, और उससे हमें एक इमोशनल सेटबैक नहीं लेना चाहिए, हमें उसको लेके इमोशनली ग्रीफ स्ट्रिकन होके बैठ नहीं जाना चाहिए, राइट। टू द लूजर वन मस्ट नो हाउ टू पुट अप विद द लॉस। एक लॉस से कैसे कवर अप करना है। हो सकता है आपने किसी टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन आप वो मैच हार गए। ये जो टूर्नामेंट्स है ना, ये लाइफ में बहुत सारे टूर्नामेंट्स आते हैं ऐसे, राइट। ये आपको एक सीख देने के लिए है, आपने बहुत मेहनत करी है। कभी वो आप बड़े होके कोई मीटिंग के लिए जाएंगे, आपने प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है, येट इट डजंट टर्न अप ऑन द टेबल। या फिर आपने किसी टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए, किसी एग्जाम के लिए, लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिनके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार के, हाथ छोड़ के बैठ जाएं। वी नीड टू लर्न कि ये जो हार है, ये जो लॉस है आज मेरा, ये मुझे क्या सिखाता है। आई थिंक आई मस्ट हैव नॉट गिवन माई 100%, राइट। वो लगता है, हम अपने आप को कंसोल करते हैं कि यार दिया तो था, किया तो पूरा था,
but then it doesn't turn up to be 100%. I think I need more efforts, right? You need more hard work to put in, you need more time to invest in, and then comes the fruits, then you bear those fruits, right? So wait for that time जब वो आप अपने 100% दे, right timing हो, efforts बढ़िया हो, and then you get those fruits, वो कितना अच्छा होगा. So losses अगर आए तो उस पे आपको sad नहीं होना है, grief stricken नहीं होना है, और मेहनत नहीं छोड़नी है. यही हमें ये चीज सिखाती है, ये पोयम हमें सिखाती है. बहुत सारे ऐसे आपके possessions आएंगे लाइफ में आगे जो आपसे एक एक करके छूटते जाएंगे. अब ये सिर्फ जो possessions हैं, ये सिर्फ आपकी कोई चीजें नहीं है. आप मानिए ना मानिए, ये कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी होगा. You tend to lose your relationships, one or the other, and those relationships may be the most dear and loved ones also. Everyone has to leave, everyone and everything has to go from this earth, right? तो अगर वो जब जाएं तो आपको grief stricken, ठीक है, होता है, but then that is not the end of the life, right? So the emotional setback to the loser, one must know how to put up with the loss without losing your heart and hope, because loss of one thing is not the end of life. यही वो प्यारा theme है. Loss of one thing is not the end of life, right? You will get many more things in return, even you may get the better things, right? But that is not the end of life. One must courageously move on, leaving the loss behind. और करेज से आगे बढ़ना चाहिए, और मेहनत, और आगे योर फ्रूट्स आर वेटिंग फॉर यू. तो वन थिंग दैट इज लॉस्ट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. यही बहुत ब्यूटिफुल थीम है इस पोएम की. आते हैं अब टाइटल पे. सो द टाइटल चूजन बाय द पोएट डज नॉट गिव मच ऑफ एन आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. सिर्फ जो बॉल पोएम आपका टाइटल है, दैट डजंट टेल कि यार ये किस बारे में होगा. कैन यू एवर गेस कि ये पोजेशंस को छूटने के बारे में बताया जा रहा है? नेवर, right? The title evokes the curiosity of the reader. वही मैं कह रही हूँ, हम guess ही नहीं कर सकते कि ये किस बारे में होगा. So it generates a curiosity inside us about the contents of the poem, what the author wants, what the poet wants us to learn from these lines. So we desperately want to sit back and read. What does he want us to learn from this, right? The poem does deal with the ball being lost, right? But then from the title we cannot know that the ball is lost, and if the ball is lost, then what do we know about it? But overall it conveys a much deeper meaning. It deals more with the process of learning to face a sudden loss. Now this is the theme that we were talking about. It conveys a much deeper meaning. It deals with more with the process of learning to face a sudden loss. How do you learn to face a sudden loss in the world? And reconciling to it then with a simple story of a ball. How to reconcile yourself, how to move bravely and courageously even after losing something, right? In fact, the simplicity of the title belies the seriousness of the content. Now, with the ball poem, you cannot know that the theme of this poem can be so serious and contented, right? चलिए, आपके एक एक चैप्टर, एक एक पोयम कितना इंटेंस मीनिंग लेकर आता है. अगर हम चाहें तो इन्हीं चैप्टर्स से अपनी लाइफ के कितनी लेसन्स, कितनी लर्निंग्स ले सकते हैं, राइट? एलिट्रेशन, आपके जो लिटरेरी डिवाइसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट. एलिट्रेशन फर्स्ट है. अब आप में से बहुत को नहीं पता होगा आज भी, दो आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इन माय प्रीवियस पोएम्स एज वेल, बट फिर भी मैं दोबारा बताती हूँ. अलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग और एट द एंड. तो सेम साउंड का जब रिपीटिशन होता है बिगिनिंग में, एडजस्टेंट में, या कोई भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, तो हम एलिट्रेशन करते हैं. कैसे आएगा? जैसे balls, balls will be lost always. So here the word B and B is repeated, right? So the same sound repeated again and again nearby words mein. And no one buys a ball back. So again B, B and B, they are repeated. So that is why again it is a alliteration. आपको जब एग्जाम में लिखना होगा, आपको ये लाइंस लिखनी है और इसी तरीके से उसमें लिखना है दैट द लेटर बी इज रिपीटेड हियर, राइट? चलिए, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट.
transferred epithet is a poetic device in which an adjective is used not with the noun which it normally qualifies. तो adjective और noun, अब मैं आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आता है कि मैम एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है, ठीक है, तो 12th क्लास तक भी हम चले जाते हैं, हालांकि फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं फटाफट। सॉरी, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज कोई भी उसके बारे में कोई क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी इज एडजेक्टिव। और नाउन क्या है? कोई भी आपका प्लेस, एनिमल, हम वो गेम खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, सो पर्सन प्लेस एनिमल, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, सो ये जिनके भी इनके नाम होते हैं वो नाउन्स हैं, और इनके ये कैसे हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अ शार्प नाइफ, तो शार्प एडजेक्टिव हो गया और नाइफ आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि जैसे शार्प नाइफ, तो ये तो क्वालिटी हो गई नाइफ की ही कि वो शार्प है, बट यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट में ये दोनों एडजेक्टिव और नाउन एक साथ नहीं मैच करते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ इज सैडनेस, दुख, अब दुख के साथ शेकिंग क्या है, बट स्टिल वी यूज इट, ठीक है। सो हियर इट इज नॉट द ग्रीफ दैट शेक्स, बट बच्चा हिल रहा है बिकॉज उसकी बॉल चली गई है, right? So that is why when the noun and the adjective used doesn't match each other, then it is called as transferred epithet. चलिए नेक्स्ट आपका लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन। रिपीटेशन तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लॉज बार बार यूज हो रहा है, उसको रिपीटेशन कहते हैं। सो व्हाट इज ही टू डू, सो यहाँ पे व्हाट और व्हाट बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, द लिटिल बॉय, तो यहाँ पे बॉल्स वर्ड यूज हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। I think we have more of repetitions. So knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. जल्दी बताइए, the word knowing. Okay, so know, knowing, know, ये सब बार बार no words use हो रहे हैं। In the next, the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. अब इसमें क्या हो रहा है? how to stand up यूज हो रहा है, how to stand up and how to stand up. so पूरा फ्रेज या वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ फ्रेज रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में आपका ये रिपीटिशन है। नेक्स्ट, सिंबोलिज्म। So symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities. तो जो भी symbols की तरह यूज होते हैं, ठीक है, कुछ भी आइडिया या क्वालिटी को बताने में उनको हम सिंबॉलिक मीनिंग बोलते हैं। जैसे कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, उनका सिंबॉलिक मीनिंग अलग है और लिटरल मीनिंग अलग है। सो जनरली इट इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अनदर टू गिव एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग दैट इज मच डीपर एंड मोर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे क्लियरली है कि जो बॉल है दैट इज यूज एज आपके पोजेशन के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको बॉल वर्ड दिया जा रहा है, तो उसका लिटरल मीनिंग अलग है और जो सेंसिबल मीनिंग है वो अलग है। सो इट इज यूज्ड एज अ सिंबल है। चलिए, personification is the literary device in which the poet associates human attributes with some abstract idea। ठीक है, तो कोई abstract idea है उसको आप human attributes देते हैं, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चंदा मामा। सो चंदा इज चांद, क्या है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट से। आपने उसको बोला चंदा मामा, मामा बना दिया उसको, तो वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। चांदनी, रात की चांदनी, ठीक है, दे आर जस्ट द मून लाइट्स, ठीक है, आप वो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन आपने उसको एक फीमेल के ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है? मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब बॉल बाउंस करके स्ट्रीट पे नीचे जा रही है, बट देन द वर्ड दैट इज यूज्ड इज मेरिली, राइट। सो जो मेरिली बाउंसिंग है, कि मेरिली का मतलब होता है हैप्पीली, तो
हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी वो नीचे बाउंस होके जा रही है, सो दैट मीन्स वो अब बॉल तो खुश हो नहीं सकती ना, सो इट प्रेजेंट्स द इनएनिमेट बॉल जंपिंग हैप्पीली लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो कूदते कूदते जैसे कोई बच्चा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे उसके लिए भी वर्ड यूज किया गया है, merrily bouncing down the street. Anaphora is a literary device in which the writer repeats the same beginning of a clause or a sentence, chiefly with the purpose of emphasizing on the repeated element, but also to bring a rhyme in the writing. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, what is the boy now who has lost his ball, what is he to do, I saw it go। तो यहाँ पे पोएट ने पहले वो स्टार्ट कर रहा है, फिर सेकेंड लाइन में दोबारा से what यूज कर रहा है। सो what ठीक है, ये अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाता है रीडर के कि क्या रिएक्शन होगा अब जब बॉय की बॉल चली गई है उसके बाद। नेक्स्ट, merrily bouncing down the street and then merrily over there। यहाँ पे आपके वर्ड्स merrily बार बार रिपीट हो रहे हैं टू प्रेजेंट द बॉल मूविंग अवे हैप्पीली, विच इज इन कंट्रास्टेड विद द सैड मूड ऑफ द बॉय। तो बॉय वो सैड है, लेकिन जो बॉल है वो merrily यानी कि हैप्पीली इट इज बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, राइट। नेक्स्ट, enjambment, इट इज द पोएटिक डिवाइस इन विच जो लाइन है वो टर्न अप हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, लेकिन कोई भी आप पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज करते हैं, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं यूज करते हैं। सो यहाँ पे what is he to do, I saw it go। अब यहाँ पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कोई कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है, राइट। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अगेन नो पंक्चुएशन here, right? So this is enjambment। rhyming scheme क्या है आपकी, there is no fixed rhyming scheme, it is written in free words। So ये था आपका थीम, टाइटल और सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें यूज हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी पोएम है, वीडियो एक्सप्लेनेशन करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।